बच्चों, दिस इज केपी सिंह फ्रॉम एडवेंट ट्यूटोरियल। आज क्लास 10th का पहला चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसकी कुछ बात करते हैं, जिसका फर्स्ट लेक्चर। बच्चों, ये मेरा पहला वीडियो है। जो थोड़ा बहुत दिक्कतें हों तो आप बताइएगा कमेंट में, जिसे नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव किया जाएगा। सबसे पहले एक बात करते हैं, लाइट होती क्या है। इस कमरे में आप देखिए, पहले कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, एकदम डार्क। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं लाइट को, एवरीथिंग आर बिकम विजिबल। यहाँ ये कंप्यूटर रखा है, कंप्यूटर मॉनिटर, चेयर, ये सारी चीज़ें विजुअल हो गई। एक्चुअली लाइट ने किया क्या, और बात करें तो लाइट आई, इस कंप्यूटर पे फॉल की, कंप्यूटर सरफेस से टकरा के लाइट जब रिफ्लेक्ट बैक करती है और यहाँ पे खड़े व्यक्ति को ये लाइट उसकी आइज कॉर्निया के थ्रू अंदर एंटर करते हैं और एक इमेज फॉर्मेशन होता है, जिससे वो चीज़ विजुअल हो जाती है। आगे अगर हम देखें कि लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़, तो जैसे ये टॉर्च को जैसे ही ऑन करेंगे तो इससे जो लाइट निकलती है, दैट फॉलो स्ट्रेट पाथ। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड अस द सेंसेशन ऑफ विजन और विजिबिलिटी। लाइट वो एनर्जी का फॉर्म है जिससे हमें चीज़ें देखने में मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, लाइट ऑलवेज फॉलो ए स्ट्रेट पाथ। तो लाइट का जो प्रोपेगेशन होता है वो कैसा होता है, रेक्टिलिनियर। तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, जिसको अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक विंडो आप देख रहे होंगे, इस विंडो से लाइट एंटर की, इट फॉलो ए स्ट्रेट पाथ। तो यहाँ पे ये जो बच्चा बैठा है, इसकी कॉपी पे लाइट का प्रोजेक्शन फॉल होता है और इसको ये बुक विजुअल हो जाती है। अगर ये बच्चा यहाँ कहीं बैठा होता तो इसको शायद कॉपी देखने में दिक्कत होती, क्योंकि वहाँ तक लाइट पहुँच ही नहीं पा रही है। लाइट केवल इस पाथ को, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करके इस तक पहुँच रही है। तो आपको याद रखना है, लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। नेक्स्ट की बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन होता क्या है, आई हैव ए सरफेस, ओपेक सरफेस इज दैट। इस पे लाइट जब आके फॉल करती है तो लाइट का टकरा के सरफेस से रिबाउंड बैक करना है। यहाँ से लाइट आई इस रास्ते से और टकरा के इस पाथ से रिबाउंड बैक करने की जो प्रॉपर्टी होती है लाइट की, से बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऊपर वाली जो रे आके फॉल की, दैट इज इंसिडेंट रे, और जो ये QR लाइट है, लाइट रे है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच जो सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ की है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल टू द सरफेस। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस। जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है ये, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। R से रिप्रेजेंट किया जाता है। I R के बराबर होता है, ये रूल फॉलो करता है रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जाने जाते हैं। तो कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, IR के बराबर होगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द मिरर at the point of the incidence and the reflected ray all lie in the same plane। यानी कि ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल टू द सरफेस, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इन तीनों का प्लेन एक ही होगा, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। नेक्स्ट कुछ मिरर के बात करते हैं, मेकिंग ऑफ ए मिरर। और सबसे पहले कौन सा, प्लेन मिरर।
तो प्लेन मिरर जो हम प्लेन सरफेस पे सिल्वर कोडिंग किए, सिल्वर का एक पेस्ट की कोडिंग कर दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड सिल्वरिंग। और इस सिल्वर को कोड को बचाने के लिए, ताकि इसके पे स्केच ना आए, एक रेड कलर का एक मटेरियल इसके ऊपर पेंट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रेड ऑक्साइड, सो दैट कि ये सिल्वर रस्ट भी ना करे और इस पर स्केचेस भी ना आए। नेक्स्ट, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस का टॉप व्यू बनाते हैं, तो जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस साइड से जो आप देखोगे दैट इज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस तरफ से जो सरफेस होती है दैट इज़ ओपेक सरफेस। ये वाली सरफेस कही जाती है ओपेक सरफेस। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसमें हम स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। जब स्मूथ सरफेस से पे लाइट फॉल करती है तो सारी की सारी रेस पैरेलल आई और टकराने के बाद पैरेलल ही रिबाउंड कर गई, ऐसा फिनोमिनन कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। वहीं एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा रफ सरफेस से होगा, और जब रफ सरफेस पे लाइट आके बीम पैरेलल बीम फॉल करेगी, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद ये रेस सारी अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी। आप देखोगे सारी की सारी रेस की डायरेक्शन अलग अलग है, कोई किधर जा रहा कोई किधर जा रहा है। इस तरह के रिफ्लेक्शन को आप नाम देते हो इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा रफ सरफेस से होता है, और स्मूथ सरफेस से, स्मूथ मिरर से रेगुलर रिफ्लेक्शन काउंट किया जाता है। तो आगे देखते हैं जरा। तो जो प्लेन मिरर्स हैं या फिर स्टिल वाटर, इन सरफेसेस से हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। वहीं कंक्रीट सरफेस है, वॉल है, रनिंग वाटर है, इन सब से इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। हम लोग बात करते हैं एक प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो इरेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे एक मिरर हमने रखा हो, उसके सामने ये बच्चा खड़ा है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, बच्चा खड़ा है, इसकी इमेज मिरर के अंदर फॉर्म हो रही है। आप देखिएगा बच्चे का हेड अप साइड है, सेम इमेज में भी, एंड फुट एट द बॉटम, इस तरह की इमेज को हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज। और यहीं अगर हेड यहाँ पे है और इसका हेड नीचे होता, फुट ऊपर हो जाते, तो ये इमेज हमारी कही जाती है इन्वर्टेड इमेज। जैसे अगर हम बताएं ये ऑब्जेक्ट रखा और इसकी इमेज इस तरह की फॉर्म होती है, जस्ट इन्वर्टेड, सच ए इमेज इज नोन एज इन्वर्टेड इमेज। याद रखिएगा इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती हैं, वहीं इन्वर्टेड इमेज रियल इमेज हमेशा आपकी कैसे कंसीडर की जाएंगी, इन्वर्टेड। रियल इमेज इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज इरेक्ट। तो आगे की बात करें दूसरी प्रॉपर्टी की, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ इट। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पे इमेज फॉर्म होगी। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये वाला जितनी दूरी पे रखा है 1 2 3, 3 बॉक्सेस, थर्ड बॉक्स पे रखा तो इमेज भी 1 2 3 थर्ड स्टेप बिहाइंड द मिरर है। यानी ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे आपका मिरर से, प्लेन मिरर से रखा जाता है, इमेज उतनी ही सेम डिस्टेंस पे फॉर्म होती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है इमेज इज़ द इन ए प्लेन मिरर इज़ लेटरली इन्वर्टेड। इस लाइन का मतलब समझिए, लेटरली इन्वर्टेड अगर हम बोलते हैं किसी को तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये बच्चा इसके सामने खड़ा है मिरर के सामने, तो जो इसका राइट हैंड है इमेज में वो लेफ़्ट साइड हो जाएगा, और जो इसका लेफ़्ट हैंड है इधर इमेज में राइट साइड हो जाएगा। सच ए इमेज इज नोन एज लेटरली इन्वर्टेड। इन्वर्जन हो जाता है, आप मिरर के सामने खड़े होके
ऑब्जर्व भी कर सकते हैं ये बात। अगर हम एक बात डील करें, ए रोबोट इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस 8 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर, जैसे ये रोबोट है 8 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर है, तो इसकी इमेज भी आपकी एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर सेम डिस्टेंस पे फॉर्म होगा। जैसे कि ये भी डिस्टेंस 8 मीटर ही है, जैसे 8 मीटर पे आपका ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी 8 मीटर पे ही फॉर्म होती है बिहाइंड द मिरर। सपोज 8 मीटर ये टोटल कितना हो जाता है 16 मीटर, यानी दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 16 मीटर। नाउ इफ ही मूव अ डिस्टेंस 2 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, इमेज अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर मिरर की तरफ जाता है तो सेम डिस्टेंस इमेज भी मूव करती है टुवर्ड्स द मिरर। अब यहाँ से डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, क्योंकि पहले 8 था और 8 के बाद के बाद 2 मीटर चलने के बाद ये डिस्टेंस बचेगी 6 मीटर। सेम यहाँ पे भी 6 मीटर टोटल। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी हम कंसीडर करेंगे, आप देख सकते हैं नाउ दिस डिस्टेंस टर्न टू बी 16 मीटर। तो इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस 6 मीटर फ्रॉम द मिरर। नाउ द टोटल डिस्टेंस इज 12 मीटर। नाउ तो आपका जितना ऑब्जेक्ट मूव करता है मिरर की तरफ उतना ही इमेज, तो आपको यहाँ पे एक रिजल्ट याद रखना है, जो भी आपकी ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है इमेज की भी स्पीड सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर ये u है तो इमेज की डिस्टेंस -u होगी। एक सवाल आपसे भी पूछा जाता है, सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद a स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, नाउ इमेज would move with a speed of 5 meter per second towards the mirror. What is the relative velocity of image with respect to observer? तो आप लिखेंगे 5 minus 5, it would be how much 10 मीटर पर सेकेंड। ये भाई साहब को ये इमेज 16 मीटर पर सेकेंड से चलती हुई दिखाई देगी। अगर हम आगे बात करते हैं स्फेरिकल मिरर, क्या होता है स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर दो तरह के, एक कॉन्वेक्स मिरर और एक कॉनकेव मिरर। तो दो तरह के मिरर्स हो गए, एक आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है और एक कॉनकेव मिरर होता है। जैसे ये स्फेरिकल सरफेस हमने लेट की, इस स्फेरिकल सरफेस में हम जो सरफेस बाहर की तरफ निकली हुई है इसको सिल्वर्ड कर देते हैं, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव है तो इससे जो मिरर फॉर्म होता दैट मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। इसे हम नाम देंगे कॉनकेव मिरर। वहीं जब हम जो सरफेस अंदर की तरफ है और उसको सिल्वर करके मिरर फॉर्म करते हैं, सच ए मिरर कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो दो तरह के मिरर आपके पास आ गए। जब हम रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स सरफेस से लेते हैं तो वो मिरर आपका कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। वहीं जब रिफ्लेक्शन कॉनकेव साइड से लेते हो तो वो मिरर आपका कहा जाता है कॉनकेव मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स मिरर बनेगा, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव है तो कॉनकेव मिरर फॉर्म होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर एक पैरेलल बीम कॉन्वेक्स सरफेस पे गिरती है तो कॉन्वेक्स सरफेस इसे क्या करेगा, डाइवर्स करेगा, अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देगा। इसीलिए इस मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। और यहीं दूसरे वाले सरफेस पे अगर पैरेलल बीम फॉल की तो ये रेस को क्या करेगा, एक पॉइंट की तरफ फोकस कर देगा, डाइवर्ट कर देगा, कन्वर्स कर देगा, और ये मिरर आपका नाम कहा जाएगा कन्वर्जिंग मिरर। तो दो तरह के मिरर हो गए, कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग, जबकि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग कहा जाता। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, कॉमन टर्म। सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपने जिस स्फीयर से कट करके ये स्फेरिकल सरफेस फॉर्म की हैं
उस स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट इज़ नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप डेफिनेशन में जैसे देख सकते हो, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज अ सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। जिस स्फीयर का मिरर पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को आप नाम देते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर। वहीं एक और टर्म आता है पोल, जो मिरर का ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर सिमेट्रिकली सेंटर पे हो, उसे हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को मिलाने वाली लाइन कही जाती है प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जैसा कि डेफिनेशन में आप देख रहे हो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। जिस स्फीयर का मिरर पार्ट है उस स्फीयर की जो रेडियस होगी वो कही जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कॉनकेव मिरर में अगर हम बात करें, पोल ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर और दोनों को मिलाने वाली लाइन कही गई प्रिंसिपल एक्सिस। जब पैरेलल बीम फॉल की जाती है इस मिरर पे, तो ये सारी रेस को एक पॉइंट की तरफ कन्वर्स करता है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं फोकस। तो कॉनकेव मिरर में फोकस होता क्या है? अ कॉनकेव मिरर, द रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट अ पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। इस पॉइंट को हम कॉनकेव मिरर का फोकस कहते हैं। किस पॉइंट? इस पॉइंट को। कॉन्वेक्स मिरर में यही क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर जो सरफेस बाहर की तरफ है एंड पोल को आप एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पैरेलल बीम आगे फॉल करती है तो देखिएगा पैरेलल बीम डाइवर्स करेगी, और अगर हम इस रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ऐसा अपीयर हो रहा कि ये सारी की सारी रेस इस पॉइंट से होके आ रही हैं। इधर से देखने वाले को ऐसा लगेगा ऑल दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं फोकस। तो कॉन्वेक्स मिरर में, अ कॉन्वेक्स मिरर, द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट बट appear to come from a point F on a principal axis behind the mirror. This point is called the focus of the convex mirror. तो इसमें कॉनकेव मिरर में आप देखेंगे फोकस बाहर होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में फोकस अंदर लाई करता है। तो थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लें, इरेज कर लें। कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो रियल पॉइंट है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस एक वर्चुअल पॉइंट कंसीडर किया जाता है जो कि इनसाइड द मिरर है। इसी के सीक्वेंस में बात करें तो एक फोकल लेंथ नाम का टर्म भी आता। फोकल लेंथ पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस होगी दैट इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ। सेम वे में अगर यहाँ पे बात करें तो फोकल लेंथ क्या होगी? ये डिस्टेंस आपकी फोकल लेंथ कही जाएगी। तो हमने इस लेक्चर में फोकल लेंथ के बारे में सीखा। एक चीज़ और, पोल से फोकस जितना डिस्टेंस पे होता है सेम डिस्टेंस बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करता है, यानी ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हैं। जितना भी पोल से लेके फोकस तक की दूरी होती है सेम डिस्टेंस फोकस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप कह सकते हो फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर। सपोज किसी मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। आपको ये बात याद रखनी है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। अब 32 रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया गया है और आपसे कहा गया है इसकी फोकल लेंथ बताओ। तो फोकल लेंथ चूँकि अभी हमने सीखा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर होती है, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा। तो वहीं अगर हम इस रेडियस को हाफ कर देते हैं तो हमें फोकल लेंथ मिल जाती है। F इक्वल टू क्या होता है? R/2। तो आप अगर R की वैल्यू रिप्लेस करते हो
तो ये हो जाता है 32/2, दैट इज 16 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 16 सेंटीमीटर। ऐसे मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर होगी। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो आपको इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है? फोकल लेंथ दी गई है और आपसे पूछा क्या गया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए सिंपल हम एक काम करेंगे, आप फोकल लेंथ को डबल कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? रेडियस तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? F=R/2 या आप कह सकते हो R=2F। तो F=R/2 है, हम दोनों वैल्यू रखते हैं। R= क्या हो जाएगा? 2F, और F की वैल्यू आपके पास है 20 सेंटीमीटर। आप इसको इसमें रिप्लेस कर दो। नाउ इट वुड बी it would be 20 into 2, that is 40 centimeter, and 40 centimeter is the result. Radius of curvature of a spherical mirror is 40 centimeter. So thank you. आप लोग ने वीडियो हमारा देखा, आपको अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक का बटन दबाना। चूँकि अभी ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, धीरे धीरे मैं और इम्प्रूव करूँगा आप लोगों के लिए एजुकेशन जो बेहतर हो सके। और आप अपने कमेंट में जो भी आपकी नेक्स्ट लेक्चर आप चाहते हो जिस टॉपिक पे, तो प्लीज़ भेजिएगा। कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे भी हम वीडियो बनाएं। थैंक यू।